तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक सटीनो नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि एक कचड़े के डब्बे के पास खड़ा था और यहाँ पर ये काफी ज्यादा घबराया हुआ था और ये यहाँ से भागकर कहीं जाने लगता है। अब जब हमारी नजर कचड़े के डब्बे में पड़ती है तो हम गंभीर रूप से घायल मैटी को उसमें देख पाते हैं जो कि दर्द से कर्रा रहा था कि इतने में ही सटीनो वापस से यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि इस बार अपने साथ मदद लेकर आया था। इसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम क्लेयर टेम्पल था। ये लोग मैट की मदद करने के लिए उसे उठाकर किसी तरह क्लेयर के अपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। क्लेयर मैट का इलाज चालू करती है क्योंकि ये खुद भी एक नर्स थी। आगे जब ये मैट की आंखों पर टॉर्च मारती है तो इसे पता चल जाता है कि मैट ब्लाइंड है और ये सब देखने के बाद ये और ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन बंदा होगा जो कि एक अंधे बंदे से दुश्मनी रखेगा। क्योंकि मैट के शरीर पर काफी ज्यादा चाकू लगने के निशान थे तो क्लेयर हॉस्पिटल में फोन करने लगती है। मैट तुरंत इसका फोन छीनकर इसे ऐसा करने से मना करता है और अपने घर वापस जाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही ये खड़ा होता है वैसे ही ये गिर पड़ता है क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल भी चलने लायक नहीं थी और अब ये बेहोश हो गया था। अब ये सीन यहाँ से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मैट छोटा है और ये टीवी पर अपने फादर का बॉक्सिंग मैच देख रहा है। पर क्योंकि इसमें उसके फादर हार जाते हैं तो इसी वजह से ये डाइनिंग टेबल पर जाकर उदास होते हुए बैठ जाता है। अब जब इसके फादर घर पर वापस आते हैं तो मैट उनके स्टिचेस लगाते हुए उनसे पूछता है कि क्या हम इस बार घर का रेंट सही टाइम पर दे पाएंगे। जवाब में इसके फादर अपनी जेब से एक एनवलप निकालते हैं जिसमें कि बहुत सारे पैसे थे और अब ये इससे कहते हैं कि कभी कभार हमें हारने के भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर मैट के कुछ समझ में तो नहीं आता पर अभी ये कुछ भी नहीं बोलता। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग कैरन को देख पाते हैं जो कि फॉगी के साथ ऑफिस में थी। फॉगी इससे पूछता है कि चलो हम बाहर चलकर एंजॉय करते हैं जिससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस पर कैरन मान जाती है और अब ये दोनों बाहर जाकर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर अभी भी मैट का इलाज करे जा रही थी और इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बिना मशीनों की मदद से मैट की चोटों का अंदाजा कैसे लगाए। और यही बात ये मैट से भी बोलती है और साथ ही इससे ये भी पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे इतने सारे घाव कैसे लगे। पर मैट इसे इस बारे में बोलने से और इस बारे में कुछ भी पूछने से मना कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहले तो क्लियर ये करने के लिए नहीं मान रही होती पर जब मैट काफी ज्यादा जिद करता है तो वो इस चीज के लिए मान जाती है। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस केमिकल एक्सीडेंट के बाद मैट काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। तब मैट काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है क्योंकि इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर क्योंकि इसकी छठी अंतरी एक्टिवेट हो गई थी तो बस इसे दूर दूर की काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी और यही सब सुनते हुए मैट काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। तब जैक इसके पास आते हैं और इसे गले से लगा लेते हैं और यही सब सपने में देखते हुए मैट हकीकत में भी चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर क्लेयर इसके पास आती है और इसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है। पर जब हालात इसके हाथ से निकलने लगते हैं तो क्लेयर इसे एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद मैट होश में आ जाता है। क्लेयर इससे वापस से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। अब क्योंकि मैट समझ गया था कि अब इसके पास कुछ भी चारा नहीं है तो इसे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इस बार भी मैट कोई जवाब नहीं देना चाहता था पर क्लेयर के बार बार पूछने की वजह से वो इसे बता देता है कि ये एक बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जा रहा था जिसके फादर को कुछ रशियंस किडनैपर ने उस बच्चे के सामने ही मार दिया था ताकि वो उस बच्चे को पकड़कर उससे ड्रग सप्लाई करवा सकें। पर जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था और वहां पर रशियंस मेरा इंतजार कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा और मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ पाया। इस बात को सुनने के बाद पहले तो क्लियर को इसका भरोसा नहीं हो रहा होता है पर तभी मैट को कुछ आवाजें आती हैं और ये बताता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आने वाला है जो कि अभी 3rd फ्लोर तक पहुंचा है। अब इस बात को सुनने के बाद क्लेयर पहले इस बात पर भरोसा नहीं करती पर जब ये बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सच में एक पुलिस ऑफिसर था और अब इसी वजह से इसे मैट की सभी बातों पर भरोसा हो जाता है। ये इससे बोलती है कि चलो ये बात तो सही है कि तुम बहुत दूर की चीजों को भी सुन सकते हो पर तुम ब्लाइंड हो तो तुम लड़ कैसे सकते हो और तुम्हें बस पिटना ही आता है। इस बात को सुनने के बाद ये कहता है कि ये सब मैंने अपने फादर से सीखा है। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मैट के पापा मैट के साथ बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर 2 जने आते हैं और जैक को अपने साथ साइड में लेकर जाते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें आज में होने वाले मैच में हारना होगा। पहले तो जैक इस चीज के लिए नहीं मान रहा होता। जब ये 2 लोग इससे कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मैट को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये बात सुनने के बाद जैक इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है।
अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग क्लेयर को उसी पुलिस वाले से बात करते हुए देख पाते हैं जो कि ऊपर आ रहा था। तब वो पुलिस वाला इससे कहता है कि क्या यहाँ पर कोई आदमी आया है। दरअसल यहाँ पर कुछ ही दूरी पे एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर से भागकर एक आदमी यहाँ पर आ गया है। इस पर क्लेयर ऐसे प्रिटेंड करती है कि इसे कुछ भी ना पता हो, पर ये काफी ज्यादा घबरा गई थी। तो इसी वजह से उस पुलिस वाले को इसके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से जाने लगता है। पर जब क्लेयर अंदर आती है तो मैट इसे सब बता देता है कि उस पुलिस वाले को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसी वजह से अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। तब मैट बाहर आ जाता है और क्लेयर को भी बाहर बुला लेता है क्योंकि मैट को उस पुलिस वाले को रोकना था। तो इसी वजह से ये एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पुलिस वाले के सर पर दे मारता है, जिस वजह से वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्लेयर से बोलता है कि अब तुम्हें सर्टिनो की मदद से उस डिटेक्टिव को छत पर लेकर आना है। इस पर क्लेयर इससे पूछती है कि आखिरकार हम उसे छत पर लेकर क्यों जाएं। जवाब में मैट उसे बोलता है कि ताकि उसकी चीखें कोई और ना सुन सके। ये बात क्लेयर को थोड़ी डरावनी लगती है, पर ये अभी मैट को कुछ भी नहीं कहती। आगे हम लोग कैरन और फॉगी को एक बार में देख पाते हैं, जहाँ पर कैरन फॉगी को बताती है कि अच्छा हुआ जो तुम मुझे बाहर लेकर आ गए, क्योंकि घर पर बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा ही पैनिक करने लगती हूँ। मुझे अभी भी कारपेट पर डैनी का खून दिखता है, जिस वजह से मुझे रातों में नींद नहीं आती। और साथ ही ये उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी बताती है कि जब ये अपने घर में पेन ड्राइव लेने गई थी तो वहाँ पर किसी काले मास्क वाले आदमी ने इसकी जान बचाई। इस बात को सुनने के बाद फॉगी इससे बोलता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसी वजह से तुम्हें कुछ भी कर कर अपनी लाइफ को जीना नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बात को सुनने के बाद कैरन थोड़ा हंसती है और इसके साथ एंजॉय करने में लग जाती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि क्लेयर से मैट पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों करी, जबकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो और शायद मैं एक क्रिमिनल भी हो सकता था। जवाब में क्लेयर इसे बोलती है कि मैंने काफी सारे लोगों का इलाज करा है जिनको किसी काले मास्क पहने हुए आदमी ने मारा था, पर बाद में जब मुझे पता चला कि उस आदमी ने उन लोगों को ही मारा है जो कि क्रिमिनल है, तो मुझे ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो आदमी कुछ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ बुरे लोगों को सजा दे रहा है। और मैं तुमसे बहुत पहले से मिलना चाहती थी और अब मुझे जब मौका मिला है तो मैं उसे कैसे गवाती। तब क्लेयर इससे बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी इतनी ज्यादा चोटें लगती हैं पर तुम एक दिन का भी रेस्ट नहीं करते। इस पर मैट इसे बोलता है कि मेरा नाम मैथ्यू मर्डॉक है और मर्डॉक कभी भी हार नहीं मानते, वो अगर गिर भी जाते हैं तो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैक उसी मैच में जाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कि वो हारने वाला है। पर यहाँ पर मैट इसे बार बार बोल रहा होता है कि हम मर्डॉक हैं और हमें कैसी भी परिस्थिति में दोबारा खड़े होना होता है, हम कभी भी हार नहीं मान सकते। बात सुनने के बाद जैक समझ जाता है कि मैथ्यू ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी कि वो इस मैच में हारने वाला है, और जैक ये भी जानता था कि अगर वो किसी भी मैच में हारता है तो मैथ्यू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी वजह से ये सोच लेता है कि ये आज के मैच में नहीं हारेगा, भले ही कुछ भी क्यों ना हो। इसी वजह से ये सबसे पहले पीसीओ पर जाकर अपने एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे आए वो सभी पैसे मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इसके बाद ये कॉल काट कर एक और बंदे को कॉल करता है और कहता है कि आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ और अगर उस काम में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो एक बहुत अच्छा लड़का है तो वो तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। इतना बोलने के बाद ये कॉल काट देता है और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम लोग फॉगी और कैरन को देख पाते हैं जो कि साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि अब वो डिटेक्टिव होश में आ गया था जिसे कि मैट ने बेहोश करा था। अब इसके होश में आते ही मैट इसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन्हीं लोगों के लिए काम करते हो, तो इसी वजह से मुझे शांति से बता दो कि तुमने उस बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। इस पर पहले तो वो पुलिस वाला इसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर बाद में जब इसे मैट मारना पीटना चालू करता है तो वो थोड़ा सा मुंह खोलता है, लेकिन वो अभी भी उस बच्चे की सही लोकेशन नहीं बता रहा था। ये सब देखने के बाद क्लेयर यहाँ पर आती है जिसने खुद भी मास्क पहना हुआ था। अब ये मैट को ह्यूमन बॉडी का एक बहुत वीक पॉइंट बताती है और कहती है कि अगर तुम इस पुलिस वाले के वहां पर वार करोगे तो इसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। बात सुनने के बाद पुलिस वाला काफी ज्यादा घबरा गया था और अब मैट उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी ये पुलिस वाला इसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उस जगह के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि उन लोगों के पास मेरे जैसे और भी काफी सारे जने हैं जो कि तुम लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे। ये बात को सुनने के बाद मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब ये पुलिस वाले से उस बच्चे की लोकेशन का पता करने के बाद इसका कॉलर पकड़ लेता है। कहता है कि अगर तुम्हें वो लोग कभी मिले तो उनसे एक बार कह देना कि उनके जैसे कितने भी लोग क्यों ना हो,
मैं उन सभी लोगों का वही हाल करूंगा जो अब मैं तुम्हारा करने जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद मैट उस पुलिस वाले को बिल्डिंग से नीचे डस्टबिन में फेंक देता है। ये सब देखकर क्लेयर काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो पुलिस वाला जिंदा है भी या नहीं। तब मैट उसकी सांसें सुनकर बताता है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन अब वो उस जगह पर है जिसमें मैं थोड़ी देर पहले पड़ा हुआ था। साथ ही ये क्लियर से ये भी बोलता है कि अब तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे और अगर मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से क्लियर डिसाइड करती है कि ये अपनी दोस्त के घर पर जाकर रहेगी। तब मैट इससे इसकी दोस्त का एड्रेस ले लेता है ताकि अगर इसे कभी क्लियर से मिलना हो तो ये वहाँ पर जा सके। अब यहाँ से मैट भी उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो बच्चा था। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैक अब उस मैच में पहुँच गया है जिसमें कि इसे हारना है, पर क्योंकि मैट की बातों ने इसके दिल को छू लिया था तो इसी वजह से ये मैट को खुश करने के लिए उस मैच को जीत जाता है और साथ ही उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारता है जो कि इसका ओपोनेंट था। पर क्योंकि ये जानता था कि इसने बहुत ज्यादा बड़े लोगों से पंगा ले लिया है तो इसी वजह से ये जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। अब वहीं हम लोग देख पाते हैं कि मैट को ये सब पता चल गया था कि इसके डैड जीत गए हैं, तो इसी वजह से ये खुश होकर उनका इंतजार करने लगता है। पर काफी देर होने के बाद भी वो घर पर नहीं आते और यही सब देखते हुए मैट काफी देर बाद घर से बाहर निकल जाता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर इसे रास्ते में काफी सारे पुलिस वाले दिखते हैं जिन्होंने एक डेड बॉडी को घेरा हुआ था। तब मैट उस डेड बॉडी के पास जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि ये इसके फादर की ही डेड बॉडी है और इन्हें उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने इससे हारने के लिए कहा था। ये सब देखते हुए मैट काफी ज्यादा रोने लगता है और इसकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब ये क्या करे। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम वहाँ पर उस बच्चे को देख पाते हैं। इसके पास एक रशियन खाना लेकर जाता है, पर वो बच्चा अभी भी अपने फादर के पास जाने की जिद कर रहा था और इसी जिद के पीछे वो खाना फेंक देता है। ये देखते हुए रशियन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और जाकर अपने साथियों के साथ बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर हमारा मास्क वाला हीरो भी पहुँच गया था, जो कि रशियंस को देखते ही इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारता पीटता हुआ इधर उधर फेंकने लगता है। पर ये लोग भी कम नहीं थे, ये भी हमारे हीरो को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। पर एट द एंड किसी न किसी तरह मैट इन सभी लोगों को मारता पीटता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब इस बात को सुनते ही वो बच्चा इसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और इसकी गोद में चढ़ जाता है। तब मैट भी इसे बड़े प्यार से गोद में उठाता हुआ बाहर लेकर आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।